जरा सोचिए, अगर आपकी जेब या बैंक अकाउंट में रखी हुई सेविंग्स आधी रह जाए, रातों रात रोजमर्रा चीजों की कीमत डबल हो जाए, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों पाकिस्तान अब तक इंडिया की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आया। क्यों आज पाकिस्तान में 60,000 में बिकने वाली बाइक 1,60,000 की हो गई है और हमारा बैंक में पड़ा हुआ 2 साल पहले का पैसा इस बाइक को खरीदने के लिए कम है। महंगाई की नई लहर। पाकिस्तान, its economy is getting worse now. स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। मोटरसाइकिल और गाड़ी अब जेब पर पड़ेंगी भारी। गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए गए। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 40,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक इजाफा किया गया। क्या वजह है इसके पीछे और ऐसा क्यों और कैसे हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आइए समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सादा अल्फाज में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आगे वीडियो को समझने के लिए आसानी पैदा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, जो ना सिर्फ इंपोर्ट की चीज़ों बल्कि अपने मुल्क में बनी या पैदा होने वाली चीज़ों पर भी होती है। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम का बढ़ना होता है और पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की पूरे साल की इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन की तादाद से डिवाइड करने से हासिल होती है। मुल्क पे महंगाई का राज। माहाना बुनियादों पर महंगाई 1.72% मजीद बढ़ गई। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स या दूसरे लफ्जों में शरह सूद या ब्याज को कंट्रोल में रखती है ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो सके। ये पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 1.5% कमी मुतवक्के है। और हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है जो कि दूसरे कमर्शियल बैंक्स जैसे कि HPL, UBL या मेज़ान बैंक वगैरह को मनी सप्लाई करता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट यानी सूद या ब्याज की परसेंटेज तय करता है और उस इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स हमें लोन देते हैं। सेंट्रल बैंक नोट्स प्रिंटिंग के अलावा गोल्ड को भी हैंडल करता है। इसके साथ साथ वो बैंक को इन्फ्लेशन रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेजर करता है और इंटरेस्ट रेट तय करता है और इस बिना पर मनी या नोट्स की सप्लाई कमर्शियल बैंक्स को होता है। सिंपल अल्फाज में बोलूं तो अगर इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखें या इंक्रीज करेंगे तो लोग, बिजनेसेस या फिर दूसरे इदारे लोन कम लेंगे, जिससे मनी या नोट्स की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे या डिक्रीज करेंगे तो लोग, बिजनेसेस और दूसरे इदारे लोन ज्यादा लेंगे और मनी या नोट्स की सप्लाई ज्यादा होगी। और पिछले 2 सालों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट 24% से 12% पर ले आई है और 10 मार्च 2025 को इस रेट को फिर से फिक्स किया गया है, जो कि पिछले कई मंथ से कॉन्टिन्यूअस गिरता आ रहा था। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में और साथ ही आज़ादी से लेकर अब तक इन दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी समझते हैं। दोनों मुल्कों ने ही अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की, मगर वक्त के साथ साथ चैलेंजेस बढ़े और नई रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। 1991 में इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेंजरसली लो हो गए और देश डिफॉल्ट के कागार पर था। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने रेडिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिनसे इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज किया गया। इन रिफॉर्म्स के नतीजे बहुत अच्छे निकले। इंडिया की GDP और पर कैपिटा इनकम में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई, मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आज का इकोनॉमिकली डायनामिक इंडिया उन्हीं रिफॉर्म्स का नतीजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स की कोशिश की, लेकिन आए दिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मार्शल लॉ, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज और नाअहल हुक्मरानों की वजह से 1947 से अब तक कुछ खास हासिल नहीं कर सके। आज भी पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए IMF प्रोग्राम्स और लोन्स पर डिपेंडेंट है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने $4.4 बिलियन का लोन फाइनलाइज किया है ताकि एनर्जी सेक्टर्स के कर्ज को कम किया जा सके, मगर ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। पाकिस्तान को अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे, अपनी GDP बढ़ानी होगी, इंपोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी होंगे, रिजर्व्स मेंटेन करने होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी के होते हुए हम आज भी कोल, गैस और फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो क्या हमारी गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या फ्यूचर में हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज इतनी मजबूत होंगी कि आम आदमी के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा? ये सवाल अभी भी जवाब के मुंतजिर है। गवर्नमेंट इस पर बात तो करती है, लेकिन आज तक कोई इम्पैक्टफुल तब्दीलियां नजर नहीं आई।
मॉनेटरी पॉलिसी आम आदमी की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होती है तो रोटी, कपड़ा और मकान सब महंगा हो जाता है। पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है और छोटे बिजनेसेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये सब है मॉनेटरी पॉलिसी के असरात जो कि सेंट्रल बैंक तय करती है। इन शॉर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी आपके लाइफस्टाइल पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर मैं पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर बात करने बैठूं तो शायद घंटों लग जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आज तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका और पिछले 2-3 सालों में तो हालात मजीद खराब हो गए हैं। हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को कर्जों पर चला रहे हैं। उन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं या नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी अयाशी से मतलब है, जो कि उन्हें खूब मिल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई हैं, बंगले मिले हुए हैं, प्रोटोकॉल्स मिला हुआ है और उनका खुद का पैसा और घर बाहर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक्स, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।